तो दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर 12 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। आज के इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। ये प्रश्न यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं। इन 4 प्रश्नों को हमें आज सॉल्व करना है और एक नई तरीके के साथ। तो आज हम इन नई तरीकों को देखेंगे, जानेंगे और अपनाएंगे और एक नया अनुभव आज सीखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 130 वह हमारा प्रश्न है। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, इस पर हम गौर कर पाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुई है, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं तथा 25% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं। यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए हैं और 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हों, तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर आपको मस्तिष्क में ये इमेज बन जानी चाहिए। क्या, यहाँ पर 3 डायग्राम बनने हैं। मतलब एक ऐसा डायग्राम बनना है जिसमें 3 सर्कल होंगे। 3 सर्कल में क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा कॉमन भाग होगा जहाँ पर तीनों सर्कल आपस में मिल रहे होंगे और 3 ऐसे भाग होंगे जहाँ पर दो वृत्त आपस में वहां पर मिल रहे होंगे, एक ओवलनिष्ठ भाग बना रहे होंगे, ओनली वाला केवल और केवल वाला भाग बना रहे होंगे। इस पर हम चर्चा करते हैं। इसको कैसे बनाना है यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जब हम मान रखते हैं, मान, तो क्या बोला जा रहा है, कौन है भाई, एक मैथ है। कौन सा भाई, एक वाला है मैथ वाला, एक है इंग्लिश वाला और एक है हिंदी वाला। ये 3 सर्कल हैं या 3 क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैंने लिख दिए। फिर यहाँ पर बोला गया है क्या कि एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए हैं। तो 20% कितने, कौन से हैं भाई, मैथ वाले। तो 20% यहाँ पे मैथ वाले हैं। इंग्लिश वाले कितने हैं भाई, 15% इंग्लिश वाले। हिंदी वाले कितने हैं भाई, 25% हिंदी वाले हैं। ठीक है भाई, ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख ली, ठीक है ना भाई, सीधे सीधे लिख ली। आप आगे बढ़ते हैं। आप क्या बोला गया है, यदि नहीं, एक चीज और लास्ट में देखना है हमें, क्या कॉमन भाग, क्या तीनों विषयों में कितने फेल हुए हैं भाई, 2%। तो यहाँ पर हमें 2% लिख देना है, ठीक है ना भाई। ये कॉमन तीनों में बताया है ना भाई, इस वृत्त का कॉमन भाग ये है, इस वृत्त का कॉमन भाग ये है, इस वृत्त का कॉमन भाग ये, मतलब तीनों वृत्तों का कॉमन भाग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 2% जो यहाँ पर वैल्यू दी है वो यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, वो कर दिया हमने। अब आगे यहीं से शुरुआत करते हैं। कहाँ से, यदि 15% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं, गणित और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 5%, कितने भाई, 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो गणित और इंग्लिश वाला भाग हमें देखना है पहले, कौन सा है गणित और इंग्लिश वाला भाग। ये है, क्या है, इंग्लिश है, ये गणित है, दोनों सर्कल गणित और इंग्लिश की है। अब इसमें से कौन भाग क्या क्या है, तो कौन भाग है भाई, ये कौन भाग है दोनों का, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यस, ये वाला कौन भाग हमें देखने को मिल रहा है। ये कितना है भाई, ये कितना है, ये टोटल है 5%। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस 5% में से ये छोटा वाला भाग दिख रहा है ना, ये छोटा वाला भाग दिख रहा है, ये छोटा वाला भाग, ये छोटा वाला भाग 2% है। कितना है भाई, ये छोटा वाला भाग 2% है। तो 5 में से जब ये वाला भाग 2% है तो शेष कितना बचा होगा, जैसे पूरा वाला भाग है 5%, उसमें से ये छोटा वाला भाग है 2%, तो शेष कितना बचा होगा, 3% बचा होगा ना। 5 में से हम 2 घटा देंगे तो बाकी शेष कितना बचेगा, 3% एरिया बचेगा। तो यहाँ पर ये कितना बचा है भाई, ये 3% बचा है, ठीक है ना भाई। और टोटल कितना था, टोटल था ये कितना, 5%। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना भाई, ओके सर। फिर इसके आगे बात यहाँ पर बोली गई, क्या, इंग्लिश में, गणित और इंग्लिश में फेल हुए हैं 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए हैं। कितने भाई, 10%। कौन कौन में भाई, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी 10%। तो यहाँ पर यही एरिया, कौन सा, यहाँ से लेकर ये वाला एरिया कितना है भाई, 10% है। तो 10% में से ये छोटा वाला एरिया 2% है, तो शेष बचा हुआ एरिया कितना होगा भाई, 8% होगा, क्योंकि ये वाला टोटल एरिया कितना है, 10% है। ये टोटल पूरा है ना, इसमें याद रखना, ये वाला, ये जो बना रहा है बलून, ये बलून कितने का है भाई, 10% का। 10 में से 2 ये है, तो बाकी ये कितना हो गया भाई, 8%। ऐसा ही है ना सर, जी हाँ, ऐसा ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, फिर आगे क्या बोला गया है कि 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए हैं। कितने भाई, 15%। गणित और हिंदी, हिंदी ये है, गणित ये है, कितने हुए भाई, 15%। अब 15 कौन सा है, ये पूरा जो यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है,
पूरा बलून बन रहा है, ये कौन सा है भाई, ये 15% है। लेकिन छोटा जो भाग है वो 2% है, तो 15 में से 2 ये है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, 13 होगा। ये कितना होगा भाई, 13%। ये कितना होगा भाई, 13% होगा। ये कितना होगा, 13% होगा। और टोटल कितना था भाई, 15% था। ठीक है ना भाई। अब एक चीज और हमें गौर करनी, क्या करनी है कि जो हमने देखा है कि जो मैथ में फेल हुए हैं, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी लिखे हैं कि 20% फेल हुए, लेकिन हमें ज्ञात करना है केवल और केवल, ओनली और ओनली, हमें केवल ज्ञात करना है ओनली कितने मैथ में फेल हुए। हमें और सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल मतलब ये है कि कितने बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ में ही फेल हुए हैं। तो यहाँ पर हमें देखना ये है, यहाँ पर कितने ओवरनेस्ट कितने हुए, 13, 2, 15, 15 और 3, 18, मतलब 20 में से 18 तो ये कॉमन भाग है जो हिंदी में भी फेल हुए थे, मैथ में भी हुए थे। और 2% भाग ऐसे थे जो तीनों में फेल हुए थे, 3% ऐसे थे जो इंग्लिश और मैथ में फेल हुए थे। लेकिन हमें तो क्या करना है, केवल मैथ और मैथ वाले। तो यहाँ पर 13, 2, 15 और 3, 18% फेल हुए। कौन से भाई, ऐसे विद्यार्थी जो 2 या 3 विषयों में फेल हुए। लेकिन हमें केवल मैथ वाले चाहिए, तो शेष कितना बच रहा है, 2%। मतलब 2% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल और केवल मैथ में ही फेल हुए। ठीक है ना भाई, ओके। ऐसे ही केवल और केवल मुझे इंग्लिश वाले याद करने। तो इंग्लिश वाला सर्कल कौन सा है, ये पूरा बड़ा वाला इंग्लिश वाला सर्कल था। इसी प्रकार से मैथ वाला पूरा बड़ा वाला सर्कल था। लेकिन हमें जो शेष बच रहा है भाग, वो ओनली और ओनली इंग्लिश वाला है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 और 10 और 10 और 3, 13, मतलब 15 में से 13 भाग तो यहाँ पर बुक हो गया। मतलब 15 में से 13% स्टूडेंट एक से अधिक विषयों में फेल हुए हैं। लेकिन हमें केवल और केवल इंग्लिश वाले चाहिए। तो 15 में से 13 ज्यादा विषयों में फेल हुए हैं, लेकिन मुझे केवल इंग्लिश वाला चाहिए। बचे कितने हैं, 2%। 2% विद्यार्थी बचे हुए हैं जो केवल और केवल किस में भाई, इंग्लिश में फेल हुए हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप ओनली इंग्लिश, यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली मैथ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली हिंदी। हिंदी में कैसे हो रहे हैं, 13 और 2, 15, 15, यहाँ पर 23 और यहाँ पर भी 2%, 23, 2, 25, यहाँ पर 23, 2, 25, 13, 2, 15, 15, 20 और 3, 23 और 2, 25, मतलब टोटल कितने हैं, 25%। 25% में से 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक विषयों में फेल हुए हैं। लेकिन हमें चाहिए केवल और केवल हिंदी वाले फेल। केवल और केवल हिंदी में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, एक से ज्यादा विषयों वाले नहीं चाहिए। ठीक है ना भाई। बस अब हमें क्या करना है, सीधे ही जोड़ देना है। यहाँ पर पूछा जो गया है बस उस पर गौर देकर हमें क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर क्या बोला गया था, 2 प्रतिशत छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हैं, तो वो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमें कुछ नहीं, पहले टोटल फेल वाले बच्चे देख लेने हैं कि टोटल कितने बच्चे फेल हुए। तो कितने भाई, यहाँ पर पहले देख लेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाले, 2% हुए, फिर 2% हुए, फिर 2% हुए। ठीक है ना भाई, ओके। फिर इसके बाद में 13% हुए फेल, फिर इसके बाद में 8% हुए फेल, फिर इसके बाद में 2 हुए फेल, इसके बाद में 3 फेल हुए। बस इनको जोड़ लो, बात खत्म। 8 और 2 10 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 और 3 7 और 7 और 3 10, 20, 2 22 की 2 हासिल आ गई। हासिल कितनी आ जाएगी भाई, 2 और 1 3, 32, मतलब 32% विद्यार्थी। कितने भाई 32% विद्यार्थी है ना, 32% विद्यार्थी ये सारे के सारे कैसे हो गए भाई, फेल हो गए हैं। कितने हो गए, ये फेल हो गए। जब 3200 टोटल कितने थे, टोटल तो 100% होते हैं ना विद्यार्थी, कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। 100 में से 32% ये क्या हो गए भाई, फेल हो गए। ये क्या हो गए भाई, ये हो गए फेल। ओके सर। तो बाकी बचा हुआ शेष भाग कितना है, 68%। ये क्या हो गए होंगे, ये क्या हुए होंगे, ये भाई पास हुए होंगे ना दादा, ऐसा ही है ना सर, ऐसा है ना जी सर। यहाँ पर जो बचे हुए शेष विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर पास हुए होंगे, क्योंकि हमने टोटल फेल वालों का जो नंबर निकाला है वो एग्जैक्ट निकाल लिया है। एग्जैक्ट निकालेंगे तो हमारी जो कुल वैल्यू थी उस वैल्यू में से उसको घटा देंगे फेल वाली वैल्यू को, तो बचेंगे कौन से, शेष पास वाले विद्यार्थी बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है 68%, मतलब 68% विद्यार्थी हैं जो हमारे पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होना चाहिए।
ठीक है ना भाई। आप आते हैं अगला प्रश्न। देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो बार बार समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा फिर से समझाएंगे। इस सवाल को आपके मस्तिष्क से कई बार गुजारा जाएगा, और जब कई बार गुजारा जाएगा तो यह आपके मस्तिष्क में छप जाएगा, सवाल छप जाएगा, तो आप देखते ही सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। ठीक है ना भाई। अभी मैं इतनी धीरे से क्यों समझा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको पहले समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपकी रफ्तार कैसे बनेगी। रफ्तार बनने का मेन मुद्दा ये है कि एक निश्चित गति दी जाए, निश्चित समय दिया जाए, निश्चित समय दिया जाएगा, तभी हम अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 131वां, ये क्या कह रहा है, इस पर थोड़ी चर्चा करनी है। क्या कह रहा है, यदि आय कर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है या होती है, आयकर की दर ज्ञात करें। देखो भाई क्या देखना है दादा, यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है मैटर। मैटर ये है, यहाँ पर मैटर ये है, क्या है मैटर, मैटर ये है भी कि जब हम बात करते हैं आय की, जैसे किसी भी बंदे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, एक सेकंड के लिए मान लिया कोई भी बंदा है, आकाश नाम का या प्रदीप नाम का कोई भी बंदा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। माना कि प्रदीप नाम का कोई बंदा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। ठीक ना भाई, उसकी लग गई गवर्नमेंट जॉब। तो जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसमें क्या होता है, जब हमारी जो धनराशि आती है, जो सैलरी आती है, उस सैलरी का क्या मैटर रहता है, वो ऐसा रहता है कि उस पर विभिन्न प्रकार के टैक्स भी लग जाते हैं, छोटे मोटे टैक्स लग जाते हैं। टैक्स लगना स्वाभाविक है, क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी या कोई भी सैलरी आपकी आ रही है तो उस पर टैक्स लगता ही है। जो टैक्स लगता है, टैक्स लगने के बाद जो राशि आपके हाथ में आती है, अर्थात जो शेष राशि आपके पास आती है, उस राशि को कहा जाता है शुद्ध राशि, या फिर क्या कहा जाता है, नेट इनकम कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बात हमें कुछ इस प्रकार से समझनी है, किस प्रकार से कि हम बात यहाँ पर करते हैं कि हम हमारी क्या है, कोई आय 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 है, ठीक है ना, उस पर कर लग रहा है। ठीक है ना भाई, कर लगने के बाद हमारे पास शुद्ध आय बचती है। क्या बचती है भाई, यहाँ पर शुद्ध आय बचती है हमारे पास। ठीक है ना भाई, ये तीन कंडीशन होती है। मेरे पास यहाँ पर कोई भी धनराशि यहाँ पर मेरे को मिलती है। ठीक है ना भाई, उस धनराशि पर, यहाँ पर उस धनराशि पर कर लगा, कर अर्थात यहाँ पर टैक्स लगा, यहाँ पर टैक्स लगा, यहाँ पर क्या है भाई, ये है मेरी इनकम। ठीक है ना भाई, ये है इनकम, ये है मेरी नेट इनकम, ये मेरी नेट इनकम है, ये मेरी नेट इनकम है। ठीक है ना भाई, ये मेरी नेट इनकम है। इस धनराशि पर मेरा कुछ कर लगा अर्थात टैक्स लगा, कुछ टैक्स लगा, यहाँ पर कुछ टैक्स मेरा लगा है। उस टैक्स लगने के बाद जो बची हुई सैलरी है, जो बची हुई धनराशि है जो मेरे पास आती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेट इनकम कहते हैं या शुद्ध आय कहते हैं। सीधे ही सटीक शब्दों में जब हम बात करें तो जो हमारी आय है ना, वो क्या होती है, कर प्लस शुद्ध आय या फिर टैक्स प्लस नेट इनकम, इन दोनों को मिलाकर हमारी क्या होती है भाई, शुद्ध आय बनती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं, इनकम माइनस टैक्स बराबर शुद्ध आय, ऐसा भी आप कह सकते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, इनकम माइनस नेट इनकम बराबर टैक्स, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कहने के विभिन्न तरीके होंगे, लेकिन समझने का एक ही तरीका है कि मस्तिष्क में बैठा लो, मेरे पास जो आय आई उस पर टैक्स लगा, टैक्स लगने पर जो हमारे पास शेष धनराशि बची वो शुद्ध आय होती है। और जब टैक्स को और शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है, दोनों की राशियों को जोड़ दिया जाता है, तो हमारी कुल जो सैलरी थी वो निकल आती है। इतना समझना है। समझ में आया नहीं आया तो और गहराई से समझाते हैं। जैसे एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया क्या कि मेरी आय है 100 रुपये, एक सेकंड के लिए 100 यूनिट है, कुछ ही मान लिया। उस पर क्या हो रहा था, 20 रुपये का क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था। जब 100 पर 20 रुपये टैक्स लग चुके हैं, 100 पर 20 रुपये टैक्स लग चुके हैं, तो अब बचा कितना धन है, तो 80 रुपये मेरे पास बचे होंगे। शुद्ध आय 80 बचेगी, क्योंकि 20 रुपये तो टैक्स में चले गए, 100 में से 20 रुपये टैक्स चले गए, तो बाकी बचा हुआ धन कितना बचा, 80 रुपये बचा ना भाई। तो यहाँ पर 80 रुपये क्या हो गया, मेरी शुद्ध आय हो गई, नेट इनकम हो गई है। ये मेरा मान यहाँ पर निकल आया। ठीक है ना भाई, ये मेरा मान निकल आया। ठीक है ना दादा, ओके सर। अब एक चीज और यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि जब भी टैक्स में बढ़ोतरी होती है,
जब भी टैक्स में बढ़ोतरी होती है और जितनी बढ़ोतरी होती है टैक्स में, जितनी मात्रा की बढ़ोतरी होती है उतनी ही मात्रा की शुद्ध आय में कमी होती है। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया ना? अरे हम समझावत है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा कर है, जो टैक्स लग रहा है, अगर 5 रुपये टैक्स पर बढ़ा, अगर टैक्स पर 5 रुपये बढ़ता है तो हमारी शुद्ध आय में 5 रुपये की कमी आएगी। अगर हमारे टैक्स में 2 रुपये वृद्धि हुई तो हमारी शुद्ध आय में 2 रुपये की कमी होगी। अगर हमारे टैक्स में 2 रुपये की कमी हुई तो हमारी शुद्ध आय में 2 रुपये की वृद्धि होगी। मतलब जस्ट अपोजिट, यहाँ वृद्धि होगी तो यहाँ पर कमी होगी, यहाँ पर कमी होगी तो यहाँ पर वृद्धि होगी, एक दूसरे के अपोजिट। कैसे भाई? अपोजिट। कैसे भाई? अपोजिट। तो बस यहीं पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर मेरा टैक्स कितना लग रहा था, मेरा टैक्स लग रहा था 20 रुपये, मैंने यहाँ पर वृद्धि कर दी। कितनी कर दी भाई? 5 की वृद्धि कर दी। मतलब अब टैक्स लगने लगा है कितने? 25 रुपये का। पहले लग रहा था 20, अब लग रहा है 25। तो यहाँ पर मेरे 100 पैसे, सैलरी तो सब समान ही है, सैलरी तो पहले से ही समान है, तो सैलरी 100 थी, 100 पर 25 टैक्स लग चुका है। अब बचा कितना शेष? मतलब शुद्ध इनकम कितनी बची, मतलब नेट इनकम कितनी बची? बची कितनी भाई? यहाँ पर 75 रुपये बचे। तो वही देख रहा है हमें क्या, यहाँ पर 5 की वृद्धि हुई है और यहाँ पर 80 से कितना हो गया? 75। मतलब यहाँ पर 5 की कमी हुई है। मतलब एक दूसरे के विपरीत काम हो रहा है। यहाँ पर वृद्धि होगी, वहाँ पर कमी होगी, यहाँ पर वृद्धि होगी, वहाँ पर कमी होगी, यहाँ पर कमी होगी, वहाँ पर वृद्धि होगी। मतलब जस्ट अपोजिट। बस इतना ही समझना है। कितना भाई? इतना, बस केवल इतना। अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की ओर, सीधे ही बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती, आयकर मतलब टैक्स। क्या भाई? टैक्स। मैंने लिख दिया दादा, मैंने लिख दिया दादा, क्या लिख दिया? टैक्स। टैक्स में कितना करना है? 19%। 19% का मतलब 19/100 बराबर क्या बोला जा रहा है? तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। जो मेरी शुद्ध आय मतलब नेट इनकम। क्या भाई? क्या भाई? क्या दादा? क्या बोल रहे हैं सर जी? नेट इनकम। क्या भाई? नेट इनकम। नेट इनकम में कितना? नेट इनकम में भाई 6% की क्या हो जाती है भाई? 6% की कमी हो जाती है। यहाँ 100 से 100 सीधा काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते? यहाँ पर भाग में है, गुणा में चले जाएंगे, 100 से 100 खत्म हो जाएंगे, बात खत्म। यहाँ पर लिखा है टैक्स, मैंने लिख दिया टैक्स। टैक्स बटे नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम। तो यहाँ पर पहले था 6, फिर नीचे था 19। मतलब टैक्स मेरा 6 रुपये है, नेट इनकम मेरी 19 रुपये है। टैक्स मेरा 6 रुपये है। मैंने समीकरण को सॉल्व किया तो टैक्स कितना हो गया? 6 यूनिट। रुपये मत मानिए आप, यूनिट मानो। टैक्स कितना हो गया? 6 यूनिट। तो नेट इनकम कितनी हो गई? नेट इनकम कितनी होगी? 19 रुपये, मतलब 19 यूनिट। तो हमने एक चीज अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने एक चीज सीखी थी। क्या सीखी थी? हमने सीखा था कि टैक्स प्लस नेट इनकम को जोड़ दिया जाए तो हमारी इनकम निकल आती है। तो यहाँ पर मुझे टैक्स भी दिया है, नेट इनकम भी दी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है, जहाँ जो मान आता है यूनिट में, वो क्या हो जाएगा? वो हमारी इनकम होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरी इनकम होनी चाहिए भाई, वो मेरी इनकम होनी चाहिए। अरे होनी ही चाहिए सर। जब आप टैक्स को और नेट इनकम को, मतलब कर को और शुद्ध आय को जोड़ देंगे तो आपकी जो सैलरी है, जो आपकी आय है, वो निकल आएगी। तो यहाँ पर 25 यूनिट आपकी क्या आ गई भाई? क्या आ गई भाई? ये हमारी क्या आ गई भाई? हमारी सैलरी आ गई, आय आ गई है। ठीक है ना भाई? अब पूछा क्या था? हमसे पूछा था आयकर की दर ज्ञात करिए। आयकर मतलब हमारे टैक्स कितना है? 6। तो यहाँ पर 6 किस पर भाई? सैलरी कितनी थी? 25 की। और परसेंटेज जो पूछा है तो 100%। 25 से कम 25, 25 चौको 100, मतलब 4%, मतलब 6 चौको 24%। मतलब जो हमारे आय में कर की जो दर है आर बराबर दर है, वो कितनी है? 24% है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। ठीक है ना भाई? आ रही है समझ में? अरे आएगा, घबराना नहीं है, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना भाई? अब हमारा अगला प्रश्न सीधे इस प्रश्न को वहां पर रख दिया है, केवल आंकड़ों को बदल दिया गया है। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 13% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। बस कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है अभी? आयकर मतलब टैक्स।
टैक्स में कितनी है 17%, 17% मतलब 17/100। और फिर क्या बोल रहा है शुद्ध आय मतलब नेट इनकम कितनी भाई, नेट 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 यहाँ से लिख रहा था यार, नेट इनकम इंटू 3%, 3%, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। टैक्स अपॉन नेट इनकम, अपॉन नेट इनकम, ठीक है ना दादा, बराबर यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 17 हो जाएगा। 3 और 17 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 20। ये क्या निकल आई हमारी, ये हमारी निकल आई इनकम। क्या हो जाएगी भाई, ये हमारी इनकम हो जाएगी। लेकिन हमसे इनकम थोड़ी ना पूछा है, हमसे तो जो टैक्स अर्थात जो दर लग रहा था उसकी दर में जो दर है उस दर को ज्ञात करना है। तो टैक्स कितना लग रहा था 3 रुपये, किस पर लगा रहा है 20 पर, तो बस 3/20 इंटू 100%, 20×500, 15% की दर से कर लगाया जा रहा है हमारी सैलरी पर। 15% की दर से हमारी सैलरी पर कर लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाना चाहिए, यही सही होगा। ठीक है ना भाई, ओके। अब बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 133वां है। इसे और हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, काहे क्योंकि ये प्रश्न क्या कह रहा है, चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। देखो भाई क्या है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि वास्तविक मूल्य, मैंने वास्तविक मूल्य क्या रखा है, वास्तविक मूल्य मैंने रखा है x रुपये पर किलोग्राम। ठीक है ना भाई, लेकिन यहाँ पर तो बोला गया है कि जो वास्तविक मूल्य है उसमें 2 रुपये की कमी हो गई। कितनी भाई 2 रुपये की कमी हो गई, मतलब कि x है, x में कितने की 2 रुपये की कमी कर दी। तो यहाँ पर जो धनराशि बची, जो अब रेट बचा है, जो कौन सा है, ये वर्तमान रेट है। कौन सा भाई, ये वर्तमान मूल्य है। ठीक है ना भाई, ये वर्तमान मूल्य है किसका, चीनी का, ये चीनी का वर्तमान मूल्य है। अब बात बस कुछ ये करनी है, क्या करनी है कि 16 रुपये में चीनी खरीदी जा रही थी। अब थोड़ा सा इमेज करना आप अपने मस्तिष्क में, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि 16 रुपये में मैं क्या कर रहा था, 4 रुपये के रेट से चीनी खरीद रहा था। तो 16 रुपये में 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितनी चीनी खरीदी जा सकती है। 4 से भाग हम अपने कुल मूल्य में देंगे कि नहीं देंगे। जो हमारे पास धनराशि है, जितने पैसे हैं उनमें हम 4 का भाग देंगे, तभी तो हमारी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, जो हमारी शक्कर की मात्रा है वो हमारी निकल के आएगी, कितने किलो हम शक्कर खरीद पाएंगे। तो 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हम चीनी खरीद रहे हैं और हमारे पास टोटल कितने हैं 16 रुपये। तो हम 4 से 16 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, मतलब 4 किलोग्राम हम चीनी खरीद सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, अब सीधे ये हो गया है कि सीधा 4 की बजाय अब 2 रुपये किलोग्राम की दर से चीनी खरीदी जा रही है। लेकिन हमारे पास पैसे उतने ही हैं, कितने हैं 16 रुपये ही हैं। पैसे कितने हैं 16 रुपये पहले से हैं। तो इस 2 से हम 16 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 8 किलोग्राम, 8 रुपये पर किलोग्राम हमारी चीनी निकल आएगी। मतलब नहीं, हमारी यहाँ पर क्वांटिटी निकलेगी, मतलब 8 केजी चीनी हम खरीद लेंगे, यहाँ पर ऐसा निकलेगा। ठीक है ना भाई, तो इसको अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेट कम हो गया है, यहाँ पर रेट में कमी आई है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर क्या है, दर में कमी होगी ना, जब 2 की कमी हुई तो कम हुई। यहाँ पर दर कितनी है, ज़्यादा है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर मूल्य हमारा कितना था 16 रुपये। मूल्य हमारा 16, मतलब मूल्य नहीं, ये हमारे पास कितने हैं, पैसे मेरे पास 16 रुपये हैं या 16 यूनिट है। ठीक है भाई, 16 रुपये मेरे पास पैसे हैं। यहाँ पर कम मूल्य से हम इसमें भाग देंगे, कम मूल्य से भाग देंगे तो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में शक्कर खरीदी जाएगी। किसी भी पैसे यानी 16 यूनिट में हम कम मूल्य से भाग देंगे तो शक्कर ज़्यादा खरीदेंगे ना, और अगर ज़्यादा मूल्य से भाग देंगे तो शक्कर कम खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम कम मूल्य कितना है भाई x-2। ठीक है ना भाई, ठीक है, कम मूल्य कितना है x-2, मतलब शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी।
ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर ज़्यादा खरीद ली। अब यहाँ पर 16 रुपये हैं, 16 रुपये में मैंने अधिक मूल्य, अब अधिक मूल्य होगा ना जब 2 रुपये से कम वाला मूल्य ये है तो ये 2 रुपये अधिक होगा, इस मूल्य से 2 रुपये ये अधिक होगा, तो मैंने भाग दिया। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर 16 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीदता है। मतलब इस वाले यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो यहाँ पर 4 किलोग्राम का डिफरेंस देखने को मिलेगा। कितना भाई? 4 किलोग्राम का। तो बस इसे सॉल्व करना है, बात खत्म, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 16x माइनस 16 का इसमें पूरे में गुणा होगा तो यहाँ पर 16x आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा भाई x माइनस 2 इंटू एक्स बराबर 4 किलोग्राम। अब क्या हो रहा है? अब आपको दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा होगा? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 16x, ये वाले 16x किस में है? प्लस में है, और ये वाले माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब प्लस के 32 है तो इस वाली कंडीशन को आप यहाँ पर गुणा में ले आएंगे, और ये गुणा में है, ये गुणा में यहाँ पर भाग में आ जाएगी। तो 4 से भाग लगाएंगे आप 32 में, तो कितनी बार आ जाएगा? 4 × 32 मतलब 8 बार। मतलब यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 2 की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी भाई? 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। बस इस चीज को आपको सॉल्व करना है। अब मैं x का मान यहाँ पे क्या रखूँ कि मेरा आंसर 8 आ जाए। तो यहाँ पर मैं x का मान अगर 2 रख रहा तो 2 रख लूंगा तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और जब किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो 0 हो गया। 3 रख रहा तो 1 बच रहा, 3 एकम 3 तो वो नहीं बन रहा भाई। 4 रखूंगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, सीधा सीधा सेटल हो रहा है। मतलब अगर मैं x का मान 4 रख रहा और यहाँ पर भी मैंने 4 रखा, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा भाई? यहाँ पर 2 बचा। तो 4 में 2 गुणा होगा, 4 दूना 8, मतलब 8 बराबर 8। मतलब हमारा समीकरण सॉल्व हो गया। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? 8। x का मान कितना आ जाएगा? 4। x का मान आ जाएगा 4, और यहाँ पर जो वर्तमान मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 रुपये, वो 2 रुपये। कितना हो जाएगा? 2 रुपये। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो वास्तविक मूल्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4 रुपये प्रति किलोग्राम। जो हमारा वास्तविक मूल्य होगा वो कितना होगा? 4 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही सही है। ठीक है ना भाई? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना भाई? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम कल और जानेंगे हम नए सवालों को, और किस किस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिलते हैं, हम मिलते हैं आगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।